आज हम लोग फिजिक्स का जो पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन, उस चैप्टर को आज समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाग 2 हम बना चुके हैं। हमने तो कोशिश किया था कि भाग 2 में ही उसे समाप्त किया जाए, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो को वहीं पे रोकना पड़ा और आज उस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। और हम मुझे ऐसा है कि आप लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को देखा होगा और देखने के बाद आपने इसमें जो कंटेंट हैं, जैसे यहाँ पे बनाए गए हैं, इस कंटेंट के हिसाब से आपने अपना नोट्स भी बनाया होगा और नोट्स बना करके आपने उसे समझने का भी प्रयास किया होगा। अगर जितना पढ़ा दिया जा रहा है आपको, जितने कंटेंट मैं दे रहा हूँ और उसके माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ, उतना भी पढ़ लीजिए तो आपके विज्ञान की सारी समस्याएं लगभग दूर हो जाएंगी। इधर उधर आपको कहीं ज़्यादा पढ़ने की गरज नहीं है। लास्ट पीरियड में हम लोग सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना लेंगे, पहले से जो किताब में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव का कंपटीशन कर लेंगे, सब मिला जुला करके काम हम लोग का बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले जितना पढ़ाया जा रहा है इतना पूरा करना सीखिए, उसके बाद इधर उधर हाथ पांव मारने की कोशिश करिए कि जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है, जो परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है, उसको मैं यहाँ पे बना के आपके पास लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो समय को बिना बर्बाद किए हम लोग काम को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का क्लास जो है थोड़ा सा बहुत ही क्या है कि जरूरी भी है और थोड़ा सा पेचीदा भी है, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो पेचीदी चीजें सरल चीजों से जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, लगती तो टेढ़ी है लेकिन समझ में आती हैं जल्दी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर किरण आरेख को लाया है, इसलिए कि किरण आरेख को फिर से दोबारा देखना जरूरी है, क्योंकि किरण आरेख के माध्यम से ही आगे के जो पॉइंट हैं वो चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह जो है प्रधान अक्ष है, उसी दिन बात हो चुका था। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। याद रखिए, किससे गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती हैं, और फोकस से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हैं। क्या देखा आपने? एक समानांतर चल रही थी तो फोकस से गुजर रही थी, और एक फोकस से गुजर रही थी तो टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जा रही थी। सपोर्ट करके याद रख सकते हैं, अर्थात जब किरणें समानांतर होंगी फोकस से गुजरेंगी, और जब किरणें फोकस पर होंगी तो समानांतर होकर के गुजरेंगी। क्लियर? ठीक है, किसी को दिक्कत? देखिए, याद करने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करिए। मैं आपके दिमाग में बातों को बैठा दूंगा। पक्का वादा है कि आपको आज के बाद प्रकाश के परावर्तन नामक चैप्टर में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और यदि आप फिर से इसको जाके घर पे पढ़ लेते हैं, नोट्स बना करके रिवीजन कर लेते हैं, तो 100% गारंटी के साथ आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। चाहे आप तेज हो चाहे आप कमजोर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 2 पॉइंट को देखा। तीसरा पॉइंट है कि जब भी किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरेंगी, दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी दौर में निकल जाएंगी। ठीक है, यह वक्रता केंद्र से। एक और जगह है जहां पे किरणें उसी दौर में वापस चली जाती हैं, वह है समतल दर्पण, जो पहले मैं आपको इसकी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद लंबवत उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। याद है? भूल गए? याद है, गुड। चलिए, तो याद रखा कीजिए। तो अगर आपसे सवाल यहाँ पे बन सकता है कि वह कौन सा दर्पण है जो उसी दिशा में आपतित किरण को परावर्तित कर देता है, और ऑप्शन दे दे समतल, उत्तल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या जवाब दीजिएगा? वह कौन सा दर्पण है जो किरणों को, ठीक है ना, आपतित किरणों को परावर्तित करने के बाद उसी दिशा में वापस कर देता है? समतल, उत्तल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई। क्या जवाब दीजिएगा? समतल। ठीक है, अगर समतल ना होगा तो अवतल होगा, अगर अवतल समतल दोनों होगा तो ए और बी होगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, कंटेंट आप समझते रहिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। अभी तो मैंने मौखिक रूप से बोला है, मैं इसको टाइप करा करके यहाँ पर आता हूँ, उसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे जब किरणें मुख्य बिंदु पर जाती हैं तो फिर वापस इसी दिशा में मुख्य बिंदु से वापस लौट आती है।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो यह आपका पेज होता है समाप्त। 4 चीजें आपने देखा, जब समानांतर हो तो फोकस से गुजरेंगी, जब फोकस होकर गुजर रही है तो समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, जब वक्रता केंद्र से आएंगी तो उसी दिशा में वापस लौट जाएंगी, और जब पी से होकर गुजरेंगी तो फिर दर्पण मतलब क्या है कि नीचे की तरफ वापस चली जाएंगी। इतना ठीक है? इसको इन 4 नियमों को याद रखिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपको प्रतिबिंब के नियम अभी हम मतलब पढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे दोबारा पढ़ाया है। हालांकि इस चीज को मैं इसकी पिछली वीडियो में पढ़ा चुका था। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। इस मतलब इस टेबल को, इस तालिका को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज मतलब दिखाना चाहता हूँ, पहले उसे देख लीजिए तभी से देखा जाएगा। तो देखिए, यह जो है आपका, यह अवतल दर्पण हो गया। पहले जगह देखिए कि अवतल दर्पण में कौन कौन जगह होता है, क्या क्या उसका नाम होता है, और उससे किस किस तरीके से पहचाना जाता है। सबसे पहले तो यह आपका हो गया प्रधान अक्ष, जो यह यहाँ पे पी हमने डाल रखा, यह हो गया मुख्य बिंदु या प्रधान बिंदु या मूल बिंदु, जो भी नाम दीजिए, मूल बिंदु। यहाँ पे जो हमने एफ नाम लिख रखा, यह है फोकस बिंदु। यहाँ पे हमने जो सी नाम लिख रखा, यह है वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र अर्थात गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। आपको पढ़ाया गया है, परिभाषा में लिखवाए गए हैं, आपने लिखा भी होगा। अब देखते हैं इसमें जगह का पहले नाम देखते हैं। ठीक है, तो अभी जगह हो गया तो इसको बोलते हैं अनंत। अनंत मतलब इधर किधर कितना भी दूर अब जाइएगा अनंत कहलाएगा। तो कोई स्थिति क्या हो सकती है? अनंत पे कोई स्थिति हो सकती है, याद रखिए, कोई स्थिति क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है, या नहीं तो स्थिति अनंत और सी के बीच हो सकती है, यहाँ कहीं हो सकती है। 2 स्थिति हो गई। या नहीं तो सी पे कोई स्थिति हो सकती है, 3 स्थिति हो गई, समझ गए? या नहीं तो सी और एफ के बीच में कोई स्थिति हो सकती है, 4 स्थिति हो गई। या नहीं तो एफ पे कोई स्थिति हो सकती है, 5 स्थिति हो गई। या नहीं तो एफ और पी पर कोई स्थिति हो सकती है, 6 स्थिति हो गई। मतलब इसमें 6 स्थितियां हैं, यही ना है? मतलब इसके मुख्य बिंदु हैं, एफ और पी के बीच कुछ हो सकता है, सी और एफ के बीच कुछ हो सकता है, अनंत और सी के बीच कुछ हो सकता है। 3 पॉइंट हो गए, यहाँ पे 3 बातें हो गई। अब एफ पर कुछ हो सकता है, सी पर कुछ हो सकता है, यानी तो अनंत पर कुछ हो सकता है। तो 3 3 6 पॉइंट, इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब कुछ क्या हो सकता है, कुछ क्या होगा? वस्तुएं होंगी, क्योंकि प्रतिबिंब की बात हो रही है कि बिंब की स्थिति, तो बिंब को हम वस्तु बोलते हैं, ठीक है ना? तो बिंब की स्थिति, अगर बिंब अनंत पर हो, बिंब कहाँ हो? अनंत पर हो, मतलब इधर किधर हो, तो उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी और अत्यधिक छोटी होगी, वास्तविक होगी, उल्टा हो। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुंदर पॉइंट है, इस पर से क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में आते ही हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा, पहले समझिए। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर, तो वह उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी, और कैसी होगी? वस्तु से छोटी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग किरण आरेख द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो किरण आरेख द्वारा समझने के लिए देखिए, यहाँ देखिए, वस्तु जब अनंत पे होगी तो किरणें यहां से चलेंगी फोकस से गुजर करके। जब फोकस से गुजर के किरणें जाएंगी तो क्या होंगी? दर्पण पर पड़ने के बाद वापस समानांतर हो जाएंगी। इधर बना देते हैं, बनाना क्या है, वहां तो बना ही है, लेकिन फिर भी यह अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यह प्रधान बिंदु हो गया। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से किरणें आएंगी, यहाँ मान लीजिए फोकस हो गया, ठीक है, यहाँ मान लीजिए सी हो गया। जब वस्तु फोकस से कहीं इधर वस्तु होगा तो वहां से किरण जब आएगा तो फोकस होकर गुजरेगा, जब फोकस होकर गुजरेगा दर्पण से टकराने के बाद समानांतर हो जाएगा। बात हुआ अभी? फोकस से गुजरेगा तो कहाँ जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब वस्तु से समानांतर किरणें जब यहां से आएंगी, समानांतर किरणें यहां से आएंगी तो यह फोकस से होके गुजरेगी, तो यहीं पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
इतना छोटा है कि यह दिख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर अत्यंत छोटा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं। अब दूसरी स्थिति भी देखते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? अब अनंत का बात हो गया तो अनंत और सी के बीच होगी ना? तो जब अनंत और सी के बीच मतलब सी से परे, मतलब सी से इधर, परे मतलब बाहर, सी से बाहर, अर्थात अनंत और सी के बीच में जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? एफ और सी के बीच। किरण आरेख द्वारा देखते हैं। जब वस्तु यहाँ होगी, यहाँ समानांतर चलेगी किरणें और एफ होकर के गुजर जाएगी, फिर यहाँ से किरणें चलेंगी और दर्पण पे टकराने के बाद गुजर जाएंगी। जहाँ जाके कटेंगी वहीं वस्तु का क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वस्तु ए बी है, अब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। कैसे? समानांतर किरणें चली, दर्पण से टकराने के बाद एफ होके गुजर गई, फिर किरणें एफ होके गुजरी, दर्पण से टकराने के बाद समानांतर हो गई। यही दो नियम, 4 नियम बताए गए थे ना अभी कुछ देर पहले, उन्हीं 4 नियमों पर आधारित यह गेम, मतलब सारा गेम है। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब जहां पे कटेगी वह क्या होगी? उल्टी होगी। ठीक है ना? उल्टी होगी और वास्तविक होगी और वस्तु से छोटी होगी। जब अनंत पर होगी तो अत्यधिक छोटी होगी, और जब अनंत और सी के बीच होगी तो थोड़ी छोटी होगी। समझ गए? इतना बात क्लियर हुआ? और वास्तविक होगी और उल्टी होगी। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर होगी मतलब सी पर होगी तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा अभी हम लोग देखेंगे। सी पर होगी तो सी पर ही प्राप्त होगा। अब वस्तु समान साइज की होगी तो वास्तविक होगी और उल्टी होगी। वास्तविक उल्टी तो सब में रह रहा है, ये बात ध्यान में रखिए। अब देखिए किरण आरेख द्वारा, यहाँ सी पर वस्तु है, दर्पण मतलब समानांतर चल रही है किरणें, दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर गुजरेंगी, मालूम है ना बात? फिर जब फोकस से होकर जो गुजर रही है वो दर्पण से टकराने के बाद समानांतर होकर के गुजरेंगी, जहाँ जाके कटती है वहां इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी प्राप्त हुआ। समझ गए? किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए, अब वस्तु अब अनंत हो गया, अनंत और सी के बीच हो गया, सी हो गया, और सी और एफ के बीच में वस्तु होगा तो क्या होगा? सी और एफ के बीच जब वस्तु होगा तो प्रतिबिंब सी से परे बनेगा, मतलब सी और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, फिर वस्तु जब फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, पहले 4 पॉइंट को देखते हैं। अब इस चीज में, इस 4 पॉइंटों में आपको कोई चीज मतलब कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? मान लीजिए अभी 4 पॉइंट को अब याद कैसे रखेंगे हम लोग, बताइए। सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं आपको सीक्वेंस दिखाता हूँ। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, मतलब 1 और 4 व्युत्क्रम चल रहा है, उल्टा चल रहा है। जब वस्तु सी से परे है मतलब सी से इधर है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बना, एफ और सी के बीच बना। जब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब सी से परे, मतलब ये सीक्वेंस है कि जब यहाँ वस्तु होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी। जब प्रतिबिंब यहाँ वस्तु यहाँ होगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगी, तो वस्तु यहाँ होगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगी, जब वस्तु फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। 4 सीक्वेंस दिखाई दिए, अर्थात एक दूसरे के सपोर्ट से इन चारों पॉइंट को याद रखा जा सकता है, याद रखा जा सकता है। यदि ऐसे ट्रिक अगर नहीं अपनाइएगा तो विज्ञान में इतने मतलब बातें हैं कि उतनी बातों को आप याद रख सकने में आपकी परेशानी हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी और आपसे बात याद भी नहीं रहेगा। और जब क्वेश्चन पूछेगा, जब क्वेश्चन आपसे ऐसा बना के पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर हो
तो वस्तु कहाँ होगी, क्या कहिएगा बताइए। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु कहाँ होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। नहीं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र पर होगा तो फोकस वस्तु भी वक्रता केंद्र पर ही होगी। एक जगह ऐसा है जो सेम है, सी वाला मीटर जो है हर जगह सेम है। सुन है बात, मतलब ये 2 और 4 में संबंध है। यहाँ गलती से 4 लिखा गया है, 5 होगा। 1 और 5 है, 2 और 4 है, और सी क्या है, दोनों तरफ से समान है, मिडिल पॉइंट है। सी मिडिल पॉइंट है, केंद्र है। सी से इधर जो वस्तु होगी तो प्रतिबिंब सी के इधर बनेगी, एक सीक्वेंस में बनेगी। और सी के इधर जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब इधर सीक्वेंस में बनेगी। फोकस पर होगी तो अनंत पे चल जाएगा, अनंत पर होगी तो फोकस पे चल जाएगा। बस मुझे ऐसा है कि आपको बात समझ में आ चुका होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आप कंटेंट को अच्छे से समझते हैं तो आप जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है। तो 4 स्थिति में, 5 स्थिति में उल्टा ही बन रहा है, तो स्थिति याद रखना पड़ेगा। अवतल दर्पण में वास्तविक कब बनता है, 4 स्थिति में वास्तविक बनता है, और एक स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। एक ही छठा पॉइंट जो है यह सबसे अलग है, इसीलिए मैंने इसको रोक रखा है। और इसी के ऊपर सवाल जवाब भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है जब वस्तु क्या होती है कि फोकस और पी के बीच होती है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वह क्या होता है, कि अब मान लीजिए यहाँ से चलेगा, समानांतर होगा तो करके फोकस पे आ जाएगा। जब इसको आगे डॉट डॉट बढ़ाइएगा, समझे, फिर इधर करके इधर हो जाएगा, फिर इधर डॉट डॉट बढ़ाइएगा, जहाँ 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 जा करके मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसको बनाया गया है, अगले पेज में होगा। जब वस्तु यहाँ है, यहाँ से रेखा चल रहा है, सी से टकराने के बाद डॉट डॉट करके यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से निकल, यहाँ से करके यहाँ चला जा रहा है, यहाँ डॉट डॉट यहाँ मिल रहा है। मतलब जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ गए। तो अभी तक आप क्या समझे कि एक स्थिति ऐसी थी जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्थिति ऐसी थी, इधर गया तालिका, एक स्थिति सिर्फ ऐसी थी पी और एफ के बीच में जहां आवर्धित प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था और आभासी और सीधा बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बड़ा साइज का बन रहा था, मतलब इसमें भी सीक्वेंस है, एफ पे सबसे छोटा, सी और एफ के बीच छोटा, फिर इसके बाद समान साइज, फिर बड़ा, फिर अत्यधिक बड़ा, फिर विविध बड़ा, बहुत बड़ा। ये भी तो सीक्वेंस में है। सुन रहे बातों को। अगर इन सही बातों को यदि आप समझते हैं तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति को समझने में दिक्कत नहीं होगा। एक बार किताब खोल करके भी आप देख सकते हैं, किताब खोल करके देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा और आपको बातें समझ में आएंगी भी। ठीक है, किताब खोलना क्या है, यही ट्रिक है। आप इसको जो मैंने यहाँ पे बनाया है किरण आरेख, एक बार किरण आरेख में देखिए, कहाँ देखिए, एक बार किरण आरेख में देखिए, ठीक है। आप फिर एक बार जो तालिका बना है वहां देखिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एक बार 2 बार सीक्वेंस को पकड़िए, खुद से पकड़िए, हमने जो पकड़ा है हम अपने हिसाब से आपको बताया है, आप जो सीक्वेंस पकड़िएगा आप अपने हिसाब से पकड़िएगा, उसके बाद आपको कहानी समझ में आ जाएगी। चलें आगे बढ़े। अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो तो वीडियो को फिर दोबारा देखिएगा, हो जाएगा। अब चलिए, जब वस्तु फोकस पर होगी, 6 पॉइंट आपको दिखा देंगे, 6 मैंने स्थिति बताई थी, 6 वो पॉइंट दिखा दिएगा। पी और एफ के बीच होगा तो क्या होगा, फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा और इधर बनेगा, सब हो गया। किरण आरेख भी इस वीडियो में है, आप बार बार से वीडियो को रोकते हुए भी देख सकते हैं, ठीक है। और यानी तो आप पीडीएफ लेकर के भी देख सकते हैं। चलिए अब
अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण की कहानी समाप्त की जाए। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च के रूप में, सर्च लाइट के रूप में, वाहनों की हेडलाइट के रूप में प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण 24 समांतर किरणों को क्या करती है, एफ पर फोकसरित कर रही है। जितने भी यहाँ पे आएंगे समांतर किरणें होंगी, समांतर किरणें यहाँ से अंदर चलेंगी तब भी वह एफ से होकर गुजरेंगी, यहाँ चलेंगी तब भी एफ से गुजरेंगी, यहाँ चलेंगी तब भी एफ से गुजरेंगी, इधर चलेंगी तब भी एफ से गुजरेंगी, इधर से चलेंगी तब भी एफ से गुजरेंगी। तो यहाँ ज्यादा मतलब ऊर्जा ना हो जाएगा, ज्यादा शक्ति ना हो जाएगी, ज्यादा ताकत ना हो जाएगा। तो इसका उपयोग जो है सर्च लाइट के रूप में, मतलब हेडलाइट के रूप में, या समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के रूप में किया जाता है। या फोकस से होकर गुजारिएगा तो समांतर किरण पुंज मिल जाएगा आपको। सर्च लाइट में किया जाता है इसलिए कि यह किरणों को क्या करती है, बिखेरती है, फैलाती है किरणों को। अब यहाँ पे फोकस पर एक जगह पे आएगा तो सबको समांतर कर देगी, तो किरणें ज्यादा फैल जाएंगी, ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, सर्च करने में, खोज करने में सहूलियत होगी। वाहनों की हेडलाइट में होगी, तो हेडलाइट में जब अवतल लगा है तो हेडलाइट मतलब वहां पे किरणें पड़ने के बाद फोकस पर किरणें पड़ेंगी तो फैलेंगी, जब दूर तक फैलेंगी तो दूर तक के वाहन जो आ रहे हैं वो भी दिखाई देंगे। ठीक है, किधर से वाहन आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, समझ गए। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा आवर्धित करने के लिए, दंत विशेषज्ञ जो हैं वो एकदम नजदीक ले जाकर के देखते हैं तो उनको दांत बड़ा दिखाई देता है। अभी आपने देखा कि जब फोकस और पी के बीच वस्तु होती थी तो बड़ा दिखाई दे रही थी, तो इसलिए दंत चिकित्सक भी इसका उपयोग करते हैं। यह परीक्षा में सवाल आ जाएगा कि दांत के डॉक्टर, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग मरीजों को देखने के लिए क्यों करते हैं। तो आपको ये बात कहना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु, अवतल दर्पण में जब वस्तु या बिंब फोकस और मुख्य बिंदु के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब अत्यधिक मतलब बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए डॉक्टर को दांत में मौजूद कीटाणुओं को या दांत में मौजूद मतलब बीमारियों को सर्च करने में सहूलियत होती है, इसलिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। समझ रहे हैं, बात को समझिए, क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी, नहीं तो बाद में आपको क्वेश्चन रटना पड़ जाएगा। पहले अवतल दर्पण को समझिएगा तब उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब जब बड़ा कर रहा है, जब आपको पता है कि दो चीजों में छोटा हो रहा था, दो बार छोटा हो रहा था, उसके बाद प्रतिबिंब बड़ा हो रहा था। कब कब छोटा हो रहा था, जब वस्तु अनंत पर थी तब छोटा था, जब वस्तु अनंत और सी के बीच थी तब छोटा था, जब वस्तु सी पर थी तो प्रतिबिंब बराबर था, जब वस्तु सी और एफ के बीच थी तो प्रतिबिंब बड़ा हो रहा था, जब वस्तु एफ पर थी तो प्रतिबिंब बड़ा हो रहा था, जब मतलब वस्तु जो है एफ और पी के बीच थी तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो रहा था। तो बड़ा हो रहा है, जब बड़ा हो रहा है तो शेविंग करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब अच्छे अच्छे सैलून में जो है इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि दाढ़ी जो है बड़ा बड़ा दिखता है, तो क्या है कि सेव करने वाले व्यक्ति को जो सेविंग करने में सहूलियत होती है। सौर भट्टियों में सूर्य की प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, और सूर्य की प्रकाश यहाँ पे अवतल दर्पण प्रयोग किया गया क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से समांतर आकर के यहाँ पे केंद्रित हो गया, तो सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया गया तो सारी ऊर्जा आकर के यहाँ पे संचित हो गई, ये बात हो चुका है। वही बात कही, चूंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर किरणें फोकस पर होकर के गुजरती हैं, इसलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि समानांतर किरणें जो सूर्य की होती हैं उसको एक फोकस पर क्या किया जाता है कि मतलब एक फोकस पर ला करके वह मतलब अपसारित करता है और वहां ऊर्जा अत्यधिक मिलती है, इसलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पेज है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के बीच की कहानी देख लेते हैं। जैसे अवतल दर्पण की कहानी थी वैसे ही उत्तल दर्पण की भी कहानी होगी। उत्तल दर्पण में भी प्रकाश की किरणें जब समानांतर चलती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद दूसरी ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन जब उसको क्या किया जाता है, दर्पण के दूसरी ओर डॉट लाइन के द्वारा से मतलब काल्पनिक रेखा द्वारा, अवतल में 5 स्थिति में वास्तविक हो रहा था, सिर्फ एक स्थिति में काल्पनिक हो रही थी, याद है जी। लेकिन उत्तल में सबसे पहला ही स्थिति काल्पनिक है, यहाँ कल्पना कहीं चलती है। उत्तल दर्पण की दूसरी ओर जहां जहां डॉट लाइन दिख जाए समझिए कि वह काल्पनिक किरणें हैं। ठीक है, तो ये काल्पनिक किरणें हैं।
तो दर्पण के दूसरी ओर फोकस से गुजरती है। उसमें दर्पण के एक ही ओर फोकस से होकर गुजर रही थी, इसमें दर्पण के दूसरी ओर फोकस से होके गुजरती है। वही कहानी जो अवतल में है वही कहानी उत्तल में भी है। अवतल वाला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो उत्तल वाला ऑटोमेटिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फिर जब उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तित हो जाती है, जो फोकस से गुजरती है किरणें वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती हैं और समानांतर हो जाती है। ठीक है, ये बात हुआ था अवतल में भी और यही उत्तल में भी। और सी से चलने वाली किरणें सी पर फिर वापस चली जाती है। ठीक है, फिर अब पी पे चलने वाली किरणें पी से वापस सेम काम है जो अवतल में था वही उत्तल में भी था। अब ये हो गया उत्तल का किरण आरेख। अब हम लोग देखते हैं अवतल की स्थिति। ठीक है, अवतल में वस्तु की स्थिति। जब अवतल में वस्तु अनंत पर होती है, जब अवतल में वस्तु अनंत पर होती है तो वह दर्पण फोकस पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा और आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनती है, छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। जब अनंत पर होती है तो इधर फोकस पर ले जाकर के बना देती है। ठीक है, और जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब इसको यहाँ पे ला करके बना देती है। समझ गए, ध्रुव के बीच होती है तो जब यहाँ पे अनंत पर होगी तो यह एफ पे बन जाएगा, और जब अनंत और पी के बीच होगी, अनंत और पी के बीच होगी, अनंत और पी के बीच होगी, तब यह प्रतिबिंब जाकर के एफ और पी के बीच बन जाएगा। मतलब इधर से इधर आएगा और इधर से इधर आएगा, इसमें यही सीक्वेंस है। उत्तल दर्पण में बस दो ही प्रकार के प्रतिबिंब पाए जाते हैं और दो ही तरीके के इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, और आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछ दे कि वह कौन सा दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो क्या कहिएगा, उत्तल। उत्तल कहिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे इसी कंटेंट से अब उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। ड्राइवर अपने पीछे की वाहन को देखने के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। उत्तल क्या करता है, उत्तल हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनाएगा तो पता चलेगा कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। पक्ष दर्पण के रूप में, हेडलाइट के रूप में लगता है, हेडलाइट के रूप में लगता है अवतल, और पक्ष दर्पण के रूप में पीछे से देखने के रूप में साइड मिरर। देखे गाड़ी में आप देखे होंगे आप लोग, साइड मिरर के रूप में उत्तल का प्रयोग किया जाता है कि उसमें गाड़ियां आकर के दिखाई देंगी, काल्पनिक होंगी और अत्यधिक छोटी होंगी। जब छोटी होंगी तभी ना, मान लीजिए पीछे से एक ट्रक आ रहा है, एक जीप आ रहा है, एक मोटरसाइकिल वाला और मतलब एक साइकिल वाला, तो इतने लोगों का प्रतिबिंब जब छोटा छोटा बनेगा तब ना दिखाई देगा कि हाँ ये ट्रक भी है, ये भी है, ये भी है। तब ना उसके हिसाब से जो ड्राइवर है वो अपना क्या करेगा, साइड लेगा या अपना जो भी मतलब प्रक्रिया है। तो परीक्षा में जब अगर आ जाए या कहीं आपसे कोई पूछ दे या कहीं क्वेश्चन में मिल जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, तो आप जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि उत्तल, चूंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या करता है कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए पीछे से आने वाली सवारियां अगर 2-4 संख्या में भी हो तब भी उसका वह पीछे अच्छा से प्रतिबिंब बना देगा, और उस प्रतिबिंब के माध्यम से ड्राइवर को साइड लेने में सहूलियत होगी। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर को इसी कंटेंट में समझा दे रहा हूँ। अगर अब भी आप अगर किताब को पढ़ करके या मेरी नोट्स को पढ़ करके यदि आप क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और कोशिश अगर नहीं लिख पाइएगा, अगर इसका क्वेश्चन सब नहीं लिख पाइएगा तो क्वेश्चन आंसर को भी मैं इसी तरीके से पीडीएफ बना करके समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी कुछ करने का प्रयास करिए। फिर प्रतिबिंब आते हैं ड्राइवर को अपने पीछे बहुत क्षेत्र में देखने में, देखिए यहाँ लिख भी दिया गया है, यहाँ आंसर भी दे दिया गया, जो मैंने बोला सब दे दिया है। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। अगर आपसे सिर्फ पूछ दे कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं, ये दो उपयोग लिख दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, आपके अच्छे से अच्छी मार्क्स मिल जाएंगे। अब गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी के नियम होते हैं। चिन्ह परिपाटी का नियम होता है, चिन्ह कैसे लगाया जाता है, बस कोई बड़ी बात नहीं है। बिंब हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए जो दर्पण है उसकी बाईं ओर ही बिंब रखे जाते हैं, चाहे वो कोई भी दर्पण हो। वाला नियम है कि जो दर्पण है, मान लीजिए दर्पण हो गया, अवतल हो गया, ठीक है, बिंब को कभी भी दाहिनी ओर नहीं रखा जाता है, इस साइड नहीं रखा जाएगा, हमेशा बाएं ओर ही रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यह नियम है। ठीक है, बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां मापी जाती है, जितनी भी दूरी है वो मुख्य अक्ष से मापी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, मूल बिंदु की दाईं ओर प्लस
एक्स अक्ष अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु मान लीजिए हो गया, इसके इधर जो भी दूरियां है वो धनात्मक मापी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु से के बाईं ओर अक्ष अक्ष की मापी गई दूरियां ऋणात्मक, मतलब इधर की जो भी दूरियां होंगी वो सब प्लस होंगी और इधर की जो भी दूरियां होंगी वो सब माइनस होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। ऊपर की ओर जो दूरी मापी जाती है मूल बिंदु मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो प्लस में होती है, सॉरी इधर आगे, यहाँ ऋणात्मक होती है, हाई ऋणात्मक होती है, हाई प्लस होती है, हाई प्लस लिख देते हैं, प्लस होती है या माइनस होती है और यह प्लस होती है। समझ गए नियम के अनुसार। फिर आगे नियम देखते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक होती है। नीचे की ओर जितनी भी मापी जाती है, इधर मापी जाए इधर मापी जाए, सब ऋणात्मक होगी, मतलब ऊपर दोनों प्लस है नीचे दोनों माइनस। देखिए आ ही गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब इधर जो है ऊंचाई की इधर प्लस हो गया, ऊंचाई जो होगी वह प्लस होगी। देखिए यहाँ देखिए, इसको छोड़िए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ गलत हो गया है शायद, यहाँ देखते हैं ऊपर, मतलब जो भी ऊंचाई वाली मीटर जो होगी, वस्तु की ऊंचाई होगी ना भाई, कुछ रखेंगे तो वस्तु की लंबाई तो होगी वो प्लस में होगी, और जो इसकी दूरी होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। और जो इधर जो ऊंचाई होगी वो माइनस में होगी और नीचे जो दूरी होगी वो प्लस में होगी। बस कहानी खत्म। तो अब आती है बिंब की दूरी को यू द्वारा सूचित करते हैं। मान लीजिए यह बिंब है, इसको क्या बोलेंगे, बिंब बोलेंगे, तो बी से लेके पी तक क्या बोलेंगे, बीपी। बीपी क्या कहलाएगा, यू, जिसे हम वस्तु दूरी के नाम से जानते हैं। मान लीजिए यह ए डैश बी डैश या भी है, मतलब प्रतिबिंब है, तो बी डैश पी को क्या बोलेंगे, बी डैश पी को क्या बोलेंगे, भी। ठीक है, सुनिए बात, बी डैश पी को भी बोलेंगे। और ए बी को, ए बी जो है यह एच के माध्यम से होता है, एच ऊंचाई, ठीक है, H1 बोल देंगे इसको, इसकी प्रतिबिंब को H2 बोल देंगे। समझ गए। इस तरीके से अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, बिंब हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। बिंब कहीं भी हो, मतलब वस्तु कहीं भी हो, उत्तल में हो अवतल में हो, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा उत्तल में दूसरी ओर होती है, दर्पण के दूसरी ओर होती है। दूसरी ओर तो प्लस था, देखे ना आप। हाँ, अब इसीलिए दर्पण सूत्र बनता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको सिद्ध भी मैंने कराया है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध कराया हूँ, उसको मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है बिंब की दूरी, f होता है फोकस दूरी, जिससे u v द्वारा सूचित किया था, इसको मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया। अब होता है आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वो अपेक्षित विस्तार, जिसके ज्ञान होता है कि कोई बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा होना, आवर्धित होना, बड़ा होना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, इसलिए आवर्धन का सूत्र भी होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h2/h1। सूत्र होता है आवर्धन बराबर h2/h1। इस आवर्धन को भी हमने सिद्ध कराया है। 3 चीजें होती हैं इसमें सिद्ध करने वाली, एक r बराबर f/2, ठीक है, यह उत्तल में भी होता है अवतल में भी होता है, उत्तल और अवतल दोनों में हो गया, 2 हो गया। फिर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो ये उत्तल में भी होता है और अवतल में भी होता है, 2 4 हो गया। वो आवर्धन बराबर h2/h1 होता है। फिर आवर्धन बराबर m बराबर 1 माइनस v/f भी होता है। फिर आवर्धन बराबर m बराबर माइनस v/u भी होता है। आवर्धन बराबर 3 सूत्र होते हैं, 1 2 3, ये 3 सूत्र आपको याद करने हैं। और ये तीनों सूत्रों को, इसको इन सभी सूत्रों को मैं वीडियो में सिद्ध करा चुका हूँ। और अगर इस बैच में भी अगर किसी को दिक्कत हुआ तो इस बैच में भी मैं इसे सिद्ध करा दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको दिक्कत
नहीं होगा। समझ गए? फिलहाल आप इतना समझिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, इसे लिख के समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब अगला चलिए आ ही गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश माना गया है, बिंब की ऊंचाई को एच माना गया है। इसलिए m बराबर h1/h2 माइनस b/u, दो सूत्र यहाँ पे आपको दिख गए हैं। और आवर्धन की विशेषता है कि m हमेशा ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। m ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। और h1 बराबर h1 मतलब h1 बड़ा हो h2 के, m बड़ा होगा 1 के, तो बिंब से बड़ा होगा और प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। समझ गए? समतल दर्पण में आवर्धन +1 होता है, प्लस साइन आभासी का प्रतीक है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। m भी मतलब प्लस में हो तो आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होता है, और ये प्लस में हो तो आवर्धन हमेशा 1 से बड़ा होता है अवतल दर्पण में। ये सब शॉर्ट मतलब टिप्स है, इसको याद कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जवाब देने में सहूलियत होगी। इसी के साथ आज का यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और वीडियो शायद बनाना पड़ेगा ये आवर्धन वर्धन को लेकर के और इस सूत्र को लेकर के। और मेरा वीडियो जो है पहले से मौजूद भी है, आप देखिएगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा। और इतना पढ़ने के बाद तब आपको अपनी किताब से क्वेश्चन आंसर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। बन ही जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं बचेगा। अगर फिर भी क्वेश्चन बच रहा है तो आप हमसे फिर से कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उनकी तो समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। जो लोग वीडियो दिख रहे हैं वो लोग कमेंट करें और कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करा लें। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। फिर हम लोग अब अगले चैप्टर के साथ अगले दिन मिलेंगे।